नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। कई सारे अपडेट्स हैं देखिए, जो कार ब्लास्ट वाला जो घटनाक्रम है, उसकी पूरी स्टोरी एक्सपोज़ हो चुकी है। मतलब पूरी कहानी एक तरह से किताब की तरह खुल कर के सामने आ गई है और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जब ये जो पकड़े गए लोग हैं, इनकी थोड़ी-सी खातिर की, इन्हें खिलाया-पिलाया, तो उसके बाद जो है उन्होंने सारी बातें इनको बतानी शुरू कर दी। अब ये तो सब पता चल गया है कि कहानी क्या है, कैसे क्या हुआ, किसको जिस कहानी को महज़ एक सीएनजी का ब्लास्ट बना कर के दबाने की कोशिश की जा रही थी, देश में ही बैठे कुछ ऐसे गद्दार हैं, जो ये सब कर रहे थे, वो सच भी सामने आ गया है। लेकिन ये किस लिए हुआ, कैसे सच बाहर आया, हमारे डोभाल साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, प्लस जो अमित शाह हैं, वो भी इसमें बहुत परफेक्ट हैं कि कैसी चीज़ों को हैंडल करना है। तो समझते हैं कि अब तक सामने क्या-क्या आया है और अमित शाह जी ने क्या कहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ लाल किले पर 11.5 साल बाद हमें वैसा कुछ सुनाई दिया। मतलब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो ऐसा नहीं हुआ था कि देश के अंदर अभी दिल्ली जैसी जगह पर कहीं ब्लास्ट हुआ हो। साथ ही यह हुआ कि उससे पहले एजेंसीज को 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट एजेंसीज हमारी पकड़ चुकी थी। तो शंका यह होती है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो प्लानिंग हो रहा था, किस लिए हो रहा था, किस दिन के लिए हो रहा था। और मेरा एक बेसिक विचार था, मैं उसको भी रखूंगा। पर जाहिर सी बात है कि चूंकि एक ब्लास्ट हो गया है और उसके बाद अक्सर होता यह था कि कोई आतंकवादी घटना होती थी या कोई इस प्रकार की घटना होती थी, तो मोदी जी आकर चेतावनी देते थे। मोदी जी ने भूटान में अंग्रेजी में भी कह दिया कि भाई जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं, जितने भी स्पॉन्सरर्स हैं, और जाहिर सी बात है जो परपेट्रेटर्स हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह तो मोदी जी की चेतावनी हो गई, ठीक है। एक राजनेता को यह कहना ही है। पर जब वो पहले जिस प्रकार से दांत पीस कर कहते थे कि हम घर में घुस के मारेंगे, या एक ऐसी भाव भंगिमा जिससे जनता का लहू में भी थोड़ा उबाल आए, वो इस बार अमित शाह जी ने कहा है। अमित शाह जी आर्मी नहीं, मतलब आर्मी स्टूडेंट्स थे आर्मी स्कूल के, उन कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने ये कहा कि जितने भी परपेट्रेटर्स हैं, अगेन स्पॉन्सर्स और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और विदेशों का भी उन्होंने कहा, जिक्र किया कि हम ऐसी सजा देंगे कि भविष्य में भारत में ऐसी कोई घटना करने से पहले कांप जाए। ये कड़े शब्द हैं और एक ऐसे इंसान के मुंह से निकल रहे हैं जिनके शब्दों को कोई भी हल्के में नहीं लेता। ये वो इंसान है जिन्होंने 370 हटाया। ये वो इंसान है, जाहिर सी बात है टीम है, पर जो मुख्य नेतृत्व है उससे भी मैटर करता है 370 हटाने में इनकी क्या भूमिका रही। और ये वो इंसान है जिन्होंने पीएफआई के नेटवर्क को रातों रात निपटा दिया, ऑपरेशन ऑक्टोपस करके। ये वो इंसान है जिन्होंने नक्सलियों को खत्म करने में पूरा बीड़ा उठा रखा है, और काफी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, और वह कितना सीमित कर दिया गया है। तो और उनकी प्रतिबद्धता क्या है भारत के प्रति या भारत की सुरक्षा के प्रति, इसमें भी हमें शंका नहीं होनी चाहिए। तो इस बार ये चेतावनी अमित शाह जी ने दी, ठीक है। और जाहिर सी बात है 200-305 जगह छापे पड़ गए हैं, और गाड़ियों का पता चल रहा है कि 32 गाड़ियां इन्वॉल्व थी और 4 तो पकड़ी जा चुकी हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगातार मिल रही है। और ये जाहिर सी बात है कि ये जो घटना हुई है ना, ये घटना होने के बाद एजेंसीज हरकत में नहीं आई। यहाँ फर्क ये है कि एजेंसीज पहले से हरकत में थी, एजेंसीज पहले से पकड़ चुकी थी, और ये इन लोगों ने फिर ये पैनिक में ये कार्य किया है। लेकर निकल पड़ा था, या जहां भी मस्जिद में, तो सुनहरी मस्जिद में खड़ा था, जो भी था जैसा भी। तो एजेंसी सफल हो चुकी थी। इन लोगों की असफलता थी कि ये बस एक छोटा ब्लास्ट कर पाए या पूरा अपना प्लान अंजाम नहीं दे पाए। बड़ी बात, क्योंकि
मेरा एक विचार था कि दिल्ली शहर में एक ही जगह पर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने का क्या मतलब? तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद 14 नवंबर के लिए है कि जब भाजपा ऑफिस में जब 14 नवंबर को बिहार का रिजल्ट आएगा और ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर एग्ज़िट पोल से कह रहे हैं और कुछ प्रकार से भी संभावनाएँ बनी हैं कि भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है वह जीतेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है ये होता है कि बड़ा स्टेट है बिहार, ज़रूरी स्टेट है। तो उसका जब चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी और शाह जी जो है दिल्ली में जो भाजपा का ऑफिस है वहाँ जाकर अपने कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं। विक्ट्री साइन दिखाते हैं, कुछ भाषण देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा यदि 3000 किलो भाजपा ऑफिस के आस-पास ज़ाहिर-सी बात है प्रधानमंत्री के अपने प्रोटोकॉल हैं, सारी चीज़ें हैं, सुरक्षा है और उसके बगल में कांग्रेस का ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। सैनिटाइज़ तो सारा ही किया जाता है, पर यदि उस समय, उस जगह पर चूँकि पीछे कनॉट प्लेस भी है, मिंटो ब्रिज भी है इस तरीके से, वहाँ गाड़ियों का आवाजाही चलता रहता है। तो यदि 32 गाड़ियाँ इस प्रकार से इकट्ठा होती कुछ आप उस विसिनिटी में ही यह विस्फोट कर दें, तो आप कितना बड़ा मैसेज दे पाएँगे। और मुझे ऐसा लग रहा था ये 3000 किलो आम आदमियों को, सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, उनको मारने के लिए नहीं था। ये हमारे देश के नेतृत्व पर हमला करने के लिए था। क्योंकि यदि यह उन्हें आम आदमी लोगों को करना होता, तो अलग-अलग शहरों में सेम डे, सेम टाइम पे इस तरीके से कुछ अपना कोऑर्डिनेशन करते और इतनी बड़ी मात्रा को एक जगह पर इकट्ठा करने की बजाय अलग-अलग करते जो वो आज तक करते आए हैं। जैसे मुंबई में भी हुआ तो अलग-अलग जगहों पर हुआ। तो उससे क्या पूरा एक साथ जब मल्टीपल जगह होता है तब पता चलता है कि अच्छा मैसेज क्या था। एक ही जगह इकट्ठा करना वो अपने आप में ज़्यादा रिस्की ऐसा मुझे लगता था। पर हो सकता है शायद इन लोगों ने कुछ 32 गाड़ियों का इंतज़ाम किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग थी, 6 दिसंबर 1992 बाबरी जो विध्वंस हुआ था उसके खिलाफ। अ, अयोध्या राम मंदिर का जो हमारा बना है, तो ये उन लोग के दिमाग में जो भी रहता है, तो उसको लेकर 6 दिसंबर को इन लोगों ने प्लान किया था। बट नोबडी नोज़ क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे। अब तो जब पकड़े जाएँगे और एजेंसीज़ जब बताएँगी, कितना पब्लिक हम कितनी जानकारी हमें मिलती है। बट मैटर क्या है कि अब यह नहीं होगा, यह तो तय हो सकता था और बड़ी घटना हो सकती थी। इन लोग के पास और कहाँ गाड़ियाँ हैं, कहाँ इन्होंने क्या इकट्ठा कर रखा है। दूसरा इनका मुझे ऐसा लगता था जो इनका प्लान बी था, जो गुजरात में पकड़ा गया, राइसिन नाम का ज़हर जो उस डॉक्टर सईद ने बनाया था, चाइना से एमबीबीएस पढ़ के आया था। मतलब चाइनीज़ सब क्या पढ़ाते हैं, क्या बनाते हैं, चाइनीज़ डॉक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तो जी। वो राइसिन ज़हर बना के जो है मुझे ऐसा लगा जैसे अक्सर क्या होता है कि फिर वही चुनाव की बात करूँगा कि 14 नवंबर होता क्या है ना, बड़ा आसान है हम किसी डेट को पिक कर लें कि इस दिन इनको ये करना है। नहीं, उनको उस दिन करना है जिस दिन पर आपका ध्यान ही ना तब बेसिकली अटैक उसी दिन होता है। तो हम कहें 6 दिसंबर को या हम कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका क्या बेनिफिट हो सकता है? दूसरा ये कि वो फंडेड कहाँ से हो? वो फंडेड है पूरी तरह यूएस से। भारत की शांति, भारत का नेतृत्व ये अमेरिका के डीप स्टेट को मैं ट्रम्प-व्रम्प की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिकन सिस्टम को, अमेरिकन स्टेट को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि भारत अब वो धुरी बन रहा है जहाँ से विश्व की सारी शक्तियाँ अपनी ऊर्जा ले रही हैं, चाहे आपका यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, अन्य देशों के साथ हो रहा है, सऊदी अरब के साथ हो रहा है। आपका यूपीआई, अमेरिकन मास्टर कार्ड और अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम को जो डॉलर का ट्रांज़ैक्शन सिस्टम है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो एक शब्द है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हम नहीं कहते, हम तो हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। ये लोग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं कि भाई अगला उठने से पहले उसको निपटा दो और अमेरिका का यह पुराना व्यवहार रहा है। तो भारत में जो मोदी जी का नेतृत्व है, उसमें भारत एक बड़ी पावर बन के उभर रहा है और ज़ाहिर-सी बात है अब तो मोदी जी का ये हाल है कि वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का फ़ोन भी नहीं उठाते। वो 2-3 बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने भी नहीं जाते। कहते जहाँ ये जा रहा है वहाँ नहीं जाऊँगा, कनाडा बुलाया नहीं जाऊँगा। यूएनजीए में नहीं जाऊँगा, अभी हाल-फिलहाल में आसियान में था, वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो मोदी ने अपना सेट कर रखा है, यहाँ ट्रम्प जाएगा, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, खत्म कहानी। वो कितना प्रेशर वो झेलते हैं, वो एक अलग कहानी है। इस प्रकार का व्यवहार आज तक यूएस को देखने को नहीं मिला। अमेरिका को बिल्कुल यह है कि नेतृत्व निपटाने में उसका पुराना एकदम वो पुराने से सेट है कि नेतृत्व निपटा दो, बाकी देखा जाएगा, जाँच-वाच होती रहेगी। तो अच्छा इसमें क्या है कांग्रेस को भी बिना किसी को निपटाए जो है उसको सत्ता नहीं मिलती है।
चाहे जवाहरलाल नेहरू अपनी बीमारी से मरे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू ने भी सरदार पटेल की राजनीतिक हत्या की थी। सरदार पटेल ही प्राइम मिनिस्टर होते, पर 0 वोट पाकर भी पीएम बन गया, तो ये डकैती ही थी और वो उनकी राजनीतिक हत्या थी। जिस प्रकार से व्यवहार किया उनके साथ, उनकी मृत्यु जैसे भी हुई। दूसरा, फिर इन सबको पता है इंदिरा गांधी कैसे बनी, लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद, और कैसी मृत्यु थी वो। फिर संजय गांधी की कैसी मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी बने। राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उसके 5-6 साल बाद सोनिया गांधी वापस आ गई। कांग्रेस की पावर बन गई 2004 में, सुपर पीएम बनी गई। तो बिना निपटाए किसी को ये लोग जो है, इन लोगों को शांति से, चैन से, डेमोक्रेसी में भी इनको सत्ता नहीं मिलती। तो एक बार अगर नेतृत्व निपट जाता है, सोनिया गांधी का तो दुश्मनी कितना है केजरीवाल का मोदी जी से सबको पता है। कब से लोग निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में ही सीएम थे, तभी ये लोग 2-4 वो भेज दिए थे कि इशरत जहां, सोहराबुद्दीन और पता नहीं कौन-कौन किस-किस प्रकार के आतंकी, और अक्षरधाम पर भी हमला किया था। तो दे आर ऑलवेज, मोदी जी की जान को खतरा तो रहता ही है। तो मुझे, और ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ दिन पहले भी आप सबने हम वीडियो वगैरह देखे ही थे कि ढाका में कोई अमेरिकन आदमी मारा गया। तो बात हो रही थी कि मोदी जी की जान को खतरा है, और एससीओ में चीन गए थे तो पुतिन ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। तो इस प्रकार की बातें अगर वहाँ हम ढाका और चीन में देख कर कह सकते हैं, तो यहाँ तो दिल्ली में बम फटा। दिल्ली में 3000 किलो नाइट्रेट मिला। तो क्या यह उसी कड़ी की एक श्रृंखला नहीं, उसी श्रृंखला की कड़ी नहीं हो सकती कि यहाँ पर मोदी जी की जान को खतरा है, अमित शाह जी की जान को खतरा है। और सबको एक पैटर्न पता है कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है, उस दिन शाम को भाजपा का पूरा नेतृत्व भाजपा ऑफिस पहुंचता है। और वहां पर क्या होता है, वहां सुबह से मिठाइयाँ बनती हैं, जलेबियाँ बनती हैं, क्या-क्या छाना जाता है। तो भाई, उसी में कहीं राइसिन मिला तो कौन जाने। ये तो अपना ट्राई कर सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता था, पर ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये होगा नहीं, तो इस बात को ना सोचना ना कहना। पर 3000 किलो दिल्ली में एक साथ इकट्ठा करना कुछ और ही विचार था। आम जनता के लिए नहीं था, शायद किसी बड़े टारगेट के लिए था, वैसा मुझे लगता है। जी, मनोरंजन। गद्दार लोग संदीप जी कुछ भी सोच सकते हैं। अब इन्होंने ये मैसेज देना सोचा होगा कि हम लाल किले में भी घुस सकते हैं, क्योंकि लाल किले के बिल्कुल पास में ये घटना होती है, नहीं? कहने मैम, को तो ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है, लेकिन इनकी औकात तो देखिए, इन्होंने कहाँ जाकर के क्या किया। और आपसे जो मैं कमेंट चाहती हूँ ना, जो जिस पर हम अक्सर बात करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आजकल आ रहे हैं कि ये जो पकड़े हुए हैं, इनकी तो ज़मानत हो जाएगी, वकील हैं, सिब्बल हैं, सिंघवी हैं, इन्हें क्या दिक्कत है? नहीं, इनको देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन पर जो धाराएँ लगेंगी वो एनएसए की होंगी, वो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ही जो है कहा है जी, यह जी। बात, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और ज़ाहिर-सी बात है, जब केंद्र सरकार चाह लेती है कि यहाँ पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना खेल खेलती रहे, जिसको जिस साथ जो करना है करती रहे। तीसरा तलवार जैसे छोटर-पोटर लोग को जमानत दिला रहे हो, जाओ यार लेट जाओ, हटाओ। पर जहाँ बड़ा मैटर है, वहाँ पर वहाँ फिर नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग हो जाते हैं। एक ही जगह कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे जब किसान कानून की बात हुई थी। उस समय भी देश जो है अभी-अभी कोरोना से निकल के आ रहा था या इस तरह से, तो बहुत विकट परिस्थितियों में थे। तो ठीक है, शांति ज़्यादा ज़रूरी थी। 1-2 जगह किया, पर इंटरनल सिक्योरिटी के साथ तो कभी, या भारत की सुरक्षा के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो कब सिब्बल हो, सिंघवी हो, सबको समझा दिया जाएगा कि चुपचाप घर बैठो। बहुत ज़्यादा उछलने-कूदने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तो जाँच चल रही है। अभी कितने पकड़े जाएँगे, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होगा? अभी तो पूरा चार्जशीट बनेगा। दिल्ली दंगा के बिल्कुल, आरोपियों पर 18,000 लेकिन पेज की चार्जशीट बनी। लेकिन देखिए तो संदीप जी, मतलब अंदर से बार-बार जो हमारी एजेंसीज़ हैं, उनके लिए बहुत सम्मान आ रहा है, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले से ही उन्होंने ये शुरू कर दिया था, और उस जी, डर की वजह से उन चीज़ों को इधर-उधर करने के लिए वो सब चीज़ें होती हैं। जैसा कि अभी जी। अब तक जो सामने आ रहा है, अंदर अभी और क्या-क्या चीज़ें निकलेंगी, वो देखना भी बहुत मेबी डरावना भी हो सकता है, दिलचस्प भी हो सकता है। लेकिन देखिए, कौन सोच सकता था कि एक मतलब डॉक्टर एक विंग बना रही है अपनी, और ये सब चीज़ें सामने आई हैं। लेडी नहीं, कमांडर,
उसने अगर हम पूरी नहीं जो है विंग बना ले, ऐसा किसी ने सोचा था? मैम हम ही लोग गलत हैं, लोग तो करते रहते हैं। तो केरल में अगर केरल की नर्सेज या उस तरीके की वो जो लव जिहाद में हमारी बेटियों को फंसाने वाला पूरा तंत्र है, और केरल से मुसलमान आईसिस में जा रहा है, और तो हम ही लोग गलत है ना कि ये पढ़े लिखे लोग क्या कैसे जो है आतंकवादी अरे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। कौन पढ़ा लिखा इनके यहाँ जिहादी नहीं था, या किसने अपना काम नहीं किया, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है? वो शर्जील इमाम क्या है, आईआईटीएन है। वो उमर खालिद के जेएनयू से पढ़ा हुआ है। ओसामा बिन लादेन क्या था, सिविल इंजीनियर था। कोई कम नहीं है, सब एक सबको पता ऊपर से लेकर नीचे तक। और मेन बात यह है इस बार कि पहले एक नैरेटिव था कि कश्मीर में भारत सरकार ने अत्याचार कर रखा है, कश्मीर में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वहां पर हम कश्मीर छुड़ाने के लिए जिहाद करते हैं, इसलिए भारत में बम फोड़ते हैं। ठीक है। 370 हटने के बाद जिस प्रकार से भारत ने वहां शांति स्थापित की, वहां पे डेवलपमेंट किया, अब दुनिया के ऑब्जर्वर बार बार आए और डेमोक्रेसी भी दे दी कि अब ये चुनाव हो गया, तुम्हारा ही आदमी जीत गया, कोई बात नहीं दे। इसके बाद तो कोई अगर ये कहे कि हम कश्मीर के नाम पे जिहाद कर रहे हैं, तो वो तो फिर सीधी सा कोई कारण ही नहीं है ना। वो कश्मीर बहाना रहता था कि कश्मीर एक बहाना है कि इसके कारण से हम बम फोड़ रहे हैं। पर अब तो भारत ने कश्मीर नाम का मुद्दा भी खत्म कर दिया था। 370 का जो विकास वहां किया, जहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से शांति से, पहलगाम हुआ ऑफ कोर्स, पर लार्जली एक घटना हुई और कितनी घटनाएं कंटेन कर दी गई। तो अब कश्मीर नाम का बहाना भी खत्म हो गया है। अब किस लिए बम फोड़ा तुमने, कौन सा मैसेज देने के लिए? और पहले ये लोग जब बम फोड़ते थे तो मैसेज देते थे कि हम हैं, हम कश्मीर से हैं, हम देश में तबाही लाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें कश्मीर आजाद कराना है। ठीक है। कश्मीर आजाद कराना है क्योंकि भारत सरकार वहां अत्याचार कर रही है। अरे भारत सरकार वहां डेवलपमेंट कर रही है, पैसा डाल रही है, पता नहीं अब भारत सरकार क्या कर रही है, जो भारत का नागरिक कर रहा है, लाखों बिल्कुल। करोड़ों का टूरिज्म में तुम्हारे यहाँ डाल दे रहा है। तो जी, अब कौन जी। सा अत्याचार हो रहा है भाई? तो तुम्हारे पास तो कोई नैरेटिव नहीं है। तो पॉइंट इज कि इस बार ये लोग कोई मैसेज देने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बम फोड़ना चाह रहे थे। इस बार इनके निशाने पर हमारा नेतृत्व था, ऐसा मुझे लगता है। इनको मैसेज नहीं देना था, मैसेज देने के जी, जमाने ओवर हो गए। बिल्कुल। नहीं, अभी और देखिए जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सख्त वाक़ई में ही हमारे अमित शाह जी ने जो मैसेज दिया है। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी पे अल-फलाह विश्वविद्यालय जो है, जिसको कहा जाता है, इसके फाउंडर से लेकर के तमाम अंदर जो डॉक्टर्स हैं, सब एक ही सेगमेंट से आते हैं। अब इनके ऊपर भी एक्शन हुआ है और इनका जो सदस्यता है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने इनकी सदस्यता रद्द की है। तो एक्शन तो संदीप जी आप समझ रहे हैं कि सब तरफ से हो रहा है, नहीं? मैम ये जो एक्शन है कि सदस्यता रद्द कर दी है, मान्यता रद्द कर दी है, हमें लगता है कि ये सिंबॉलिक है या सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। नहीं, इसका मतलब है कि वहां जितने बच्चे पढ़ रहे थे सबको अब बेटा घर जाओ, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं। तो यहाँ जो हुँ, इकट्ठा थे सारे के सारे, वो अब सब घर, और सारे प्रोफेसर को बिठा के कि अब तुमको पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, अब तुम्हारे यहाँ से कोई मान्यता तो मिलेगी नहीं, तो तुम जरा इधर आओ, बताओ कर क्या रहे थे आज तक, क्यों कश्मीरी पढ़ा रहे थे, सिर्फ कश्मीरी ही क्यों पढ़ा रहे थे, 50 में से 40 सीट क्यों? तो ये पहला कदम है कि उन बच्चों को फ्री कर देने का, बेटा अब तुम लोग की एजुकेशन एजुकेशन है नहीं, तुम लोग फालतू में डॉक्टरी वॉक्टरी करने आए थे, अब जरा इधर आओ, बताओ जरा और ज्ञान दो हमको। ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि पढ़ाई लिखाई से मुक्त कर दिया, अरे तुम्हारे यूनिवर्सिटी टेररिज्म में इन्वॉल्व है। और ऐसी बहुत सारी अब तो जांच होगी उन बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर, जो इस भाई वहां भी क्या क्या कर रहे हो किसको पता। और एएमयू वगैरह तो फेमस है, लखनऊ में एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल करके। तो जी, वहां आप जी। जाइए तो लगता है कि आप मस्जिद में ही जा रहे हैं। तो उन सब उन सब यूनिवर्सिटीज़ का संदीप बाहर से जी पढ़ने कनेक्शन में, निकल क्या रहा है? मैं कनेक्शन कह रहा निकल हूँ क्या रहा है? बाहर से जामिया का पढ़ने, कनेक्शन निकल क्या रहा है? नहीं सबका आएगा। मैं कह रहा हूँ मैंने क्यों नाम लिया एक उसका, क्योंकि बहुत सारी है, चर्चित हैं, जामिया एएमयू ये सब इत्यादि इत्यादि, जामिया मिलिया सब बिल्कुल, चर्चित। बिल्कुल। और बहुत सारे हर शहर में एक, अब अल्फला का नाम किसको पता था, किसी को नहीं। ऐसे हर शहर में बहुत सारे इस तरीके के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, अचानक से एक दिन पता चलेगा अरे यहाँ तो बच्चे बम बना रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। ठीक है। सो अब उन पर भी जांच हो रही है कि भाई बाहर से फंडेड हो, अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के नाम पे या मुसलमान इंस्टीट्यूट के नाम पे आपने खोल रखा है, तो एक्चुअली में क्या कर रहे हो? तो अब तो छापे वापे पड़ेंगे, सब पे पढ़ने चाहिए कायदे से, क्योंकि
जैसी ये हरकत एक की है वैसी हरकत सबकी हो सकती है, ऐसा क्या है? भाई कल को फोड़ ही दोगे बम, उसके बाद हम जांच करने पहुंचेंगे, क्या फायदा? एक बार में अगर तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो भाई करा लेने दो चेक, क्या दिक्कत है? अब तो इन पर सबकी कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और भाई बड़ी घटना है ना, छोटी मोटी घटना थोड़ी है। ये 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए इनको ये पूरा मटेरियल कहाँ से मिला, ये लैब्स कहाँ से, मतलब तो जाहिर सी बात है, सब सारा सेटअप या तो किन्हीं फैक्ट्रीज में होता है या इंस्टीट्यूट्स में होता है। तो लोग अपना बैठ के अंदर बना रहे थे, ब्रेकिंग बैड कर रहे थे, राइसिन जहर बना रहा था वो सही। उसको लैब कहाँ से मिली? दर्शकों ने यदि ब्रेकिंग बैड नाम की एक सीरीज है, बड़ी चर्चित प्रसिद्ध है, वो देखी हो तो उसमें वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर ही रहता है और ड्रग्स बना के जो है हाइजेनबर्ग बन जाता है। वो भी राइसिन नाम के जहर बनाता है किसी एक को निपटाने के लिए। खैर, कहने का मतलब यह कि बड़ी सख्त इस समय जो अंदरूनी कार्रवाई चल रही होगी। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस बार यदि कोई बात आगे बढ़ती है, क्योंकि किसी भी घटना का जैसे उन्होंने बम फोड़ दिया, अब उनको नहीं पता कि उन पर कितनी बड़ी गाज गिरेगी, ठीक है? उन्होंने एक पहलगाम किया था, मैटर पहुंच गया था कि यहाँ से ब्रह्मोस जा रही थी, मिसाइलें जा रही थी, तो आपने तो घटना कर दी, पर उसके आगे का आपके हाथ में नहीं है। तो ये बात कितनी बढ़ेगी, इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार पर पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2004 से 2014 के बीच भी हम जिए हैं, हमने देखा है कि क्या होता था। और 2014 से 2025 तक के बीच में भी हमने एक जीवन देखा है, भारत के सबसे शांत 10 साल देखे हैं। 1947 से तो आप बिल्कुल मान सकते हैं, कोई 10 साल उठा लीजिए, आपको सबसे शांत 10 साल जो है 2014 से 2025 तक का दिखेगा। सो ट्रस्ट द गवर्नमेंट राइट नाउ। वो भी जो भी करेंगे, कोई भी बड़ा कदम लेंगे, वो हमारे आपके भविष्य की और हमारी आपकी सुरक्षा के लिए ही होगा। तो इस समय अफवाहों पर इधर उधर, और मेरी मैं ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेरे भी कई मित्र लोग, अरे यार फट गया बम, फट गया। हमने कहा भाई पहले कितना फटता था याद है? तो हाँ हाँ, पहले तो फट, लेकिन इन लोग को तो इसीलिए लाए थे कि ना फटे। अरे यार इतनी हल्की बात तो मत करो ना। जब कोई फटन जब 30 करोड़ लोग फटने के लिए तैयार हैं, तो किसको किसको रोकोगे, क्या करोगे? नहीं फट पा रहे तो ये तो बड़ी बात है ना। सो ट्रस्ट द गवर्नमेंट राइट नाउ, क्योंकि नियत की बात है, कौन आपको सुरक्षित रखना चाहता है, कौन नहीं रखना चाहता है। ये नहीं रख पाएंगे तो क्या राहुल गांधी आपको सुरक्षित रख लेगा? कि तेजस्वी यादव रख लेगा? अखिलेश यादव रख लेगा? ये लोग आपको सुरक्षित रख, ममता बनर्जी रख पाएंगे आपको सुरक्षित, हिंदुओं को? तो ट्रस्ट द गवर्नमेंट। और बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, सर्वेलेंस इत्यादि इत्यादि। कभी कभार कोई यदि इस प्रक्रिया में असुविधा हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा के लिए वह भी मान्य है। ये रिक्वेस्ट है कि अपने भी मित्रों यारों से, जिन लोगों को थोड़ी सी हल्की बातें कर रहे हैं, उनको समझाओ कि भैया इतना बड़ा मैटर है, फट जाती और ये घटना कहाँ नहीं हो सकती। मैं बार बार मुझे यह लगता है कि पहलगाम में जो मरे वो मेरे ही बड़े भाई पिता समान लोग थे। जो यहाँ दिल्ली में बम फटा उसमें हम और आप ही थे। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम आप ही मरे हैं वहां पर, वो सब हमारे ही लोग हैं, अब दूर नहीं है, सही सब कह रहे पास। हैं। बिल्कुल, हम ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम गंभीरता से मतलब समझ नहीं पाएंगे कि यह कितनी बड़ी चीज है। कभी भी किसी भी समय हमारे साथ भी हो सकती है, हम चाहे किसी भी शहर में। दूर हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आसपास नहीं हो सकती, क्योंकि चाहने वाले तो बहुत चाह रहे हैं कि फट पड़े। जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फटने वाले लोग हैं, ये तो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। इनको हम्म। क्या कहें इनको, मतलब इनके लिए शब्द और नहीं है। एक संदीप जी बात और, आपने जी, मैम एक बात और, इस बार यह कार्य इंटरनल भी होगा, क्योंकि गृह मंत्री ने चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री यदि चेतावनी देते तो ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल के लिए था, वो दे चुके हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। पर इस बार इंटरनल भी होना है, और इंटरनल जब होता है तो सड़क पर आग आती है और बहुत कुछ होता है। तो ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि भारत की सुरक्षा, भारत की शांति, भारत का विकास इस आग के दरिया को पार किए बिना नहीं मिलेगा। सही कहा आपने। संदीप जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला। मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी, क्योंकि इस समय इस घटना पर सभी लोगों की नज़र लगी हुई है।
कि क्या आखिर हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। परविंदर जी, नमस्कार। नमस्ते।